यूट्यूब के चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। इस क्लास में आपको विज्ञान के प्रश्न को उठाया गया है। ये आपका सेट से उठाया गया प्रश्न है, जिसमें आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखें कि अंत तक देखेंगे। लाइव क्लास होगा जो कि आपके समक्ष होगा, शाम के 6 बजे होगा। लाइव क्लास के रूप में ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो ध्यान रखेंगे, अंत तक देखेंगे। देखने से आपका कुछ नहीं जाने वाला है, जहाँ तक कि आपके जो ज्ञान की वृद्धि है वो होगा। साथ ही आपका जो भी प्रश्न आप याद कर चुके होंगे, उन प्रश्नों का कुछ प्रश्नों का रिवाइज भी हो जाएगा। तो इस क्लास को अंत तक देखेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, फसलें प्रमुख स्रोत हैं। पहला ऑप्शन में है जैव ईंधन का, दूसरा में अल्कोहल का, तीसरा में कुल ऊर्जा का और चौथा में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। मैं आपको प्रत्येक प्रश्न बोलने के बाद 10 सेकंड का समय दूंगा, इसलिए आप लोग अपने जो क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करें। ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि फसलें प्रमुख स्रोत है, यानी किसका स्रोत है, फसल जो है सो किसका स्रोत हो सकता है, इसके बारे में कह रहा है। देखिए, कोल एल्कोहल ईंधन ये तो होगा नहीं, कोल ऊर्जा कोयला से ऊर्जा ही तो होगा नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन ज्यादा सटीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा इसका होगा पहला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर पहला, जैव ईंधन। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, दूसरे नंबर का प्रश्न, करें कि औद्योगिक एसिटिक एसिड का उपयोग बनाने में किया जाता है। यानी औद्योगिक एसिटिक एसिड का उपयोग किस चीज को बनाने में किया जाता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन में है मीड, दूसरा में सिरका, तीसरा में अल्कोहल, चौथा में है वाइन माने शराब होता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें, आपको समय मिलेगा 10 सेकंड का समय। चलिए फटाफट कमेंट करें। जो भी व्यक्ति अभी तक लाइव नहीं आया है कृपया लाइव आ जाए। चूंकि आज का जो क्लास है उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से समय आ जाए। और जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं सभी का सभी कम से कम कमेंट करें, सभी कमेंट करें। जिनको आता है वो भी, जिनको नहीं आता है वो भी। इसी से आपकी जो तैयारी है उसको परखा जाएगा कि आप कितना जानते हैं, आपके अंदर जो ज्ञान का जो क्षमता है वो कितना है। चूंकि सभी प्रश्न जो है सो अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आपको 100 प्रश्न लैब के माध्यम से करवाया जाएगा। तो अंत तक बने रहेंगे। चलिए अब मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है, औद्योगिक एसिटिक एसिड का उपयोग यानी किस उद्योग में किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी सिरका। तो ध्यान रखेंगे कि सिरका का जो बनाने में जो है मतलब एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। सिरका को बनाने में एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, तीसरे नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। कृत्रिम हृदय वाल्व बना होता है। कृत्रिम हृदय वाल्व बना होता है। पहला ऑप्शन में है विशेष प्लास्टिक द्वारा, दूसरा में सिरेमिक्स द्वारा, तीसरा में धातु द्वारा और चौथा में सभी द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करें। कृत्रिम हृदय आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कृत्रिम हृदय वाल्व बना होता है। पहला ऑप्शन में है विशेष प्लास्टिक द्वारा, दूसरा में सिरेमिक्स द्वारा, तीसरा में धातु द्वारा और चौथा में सभी द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी धातु द्वारा। तो ध्यान रखेंगे कि धातु के द्वारा जो है सो कृत्रिम हृदय वाल्व बनाया जाता है। अगला प्रश्न, चौथे नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्नों का ये श्रृंखला है। एलिसा टेस्ट, एलिसा है। पहला है प्रतिरोधक क्षमता परीक्षण, दूसरा है सीरोलॉजिकल परीक्षण, तीसरा में है दोनों यानी एक और दो दोनों, चौथा में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। देखते हैं किन किन का प्रश्न का आंसर सही आ रहा है। एलिसा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, एलिसा क्या है, जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो कि है प्रतिरोधक क्षमता परीक्षण। तो याद रखेंगे एलिसा टेस्ट जो है, एलिसा यानी
रोधक क्षमता परीक्षण है। अगला प्रश्न 5वें नंबर का प्रश्न, सिंड्रोम का कारण है। सिंड्रोम का कारण है यानी किसके कारण जो है सो हो रहा है, वो पूछा जा रहा है आपसे। गुणसूत्रों में असमानता, पोषण, तीसरा में जीवन शैली, चौथा में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं किन किन बच्चे का प्रश्न का आंसर सही आ रहा है। फटाफट कमेंट करें, कुछ का सही आ रहा है। जल्दी से सभी आदमी कमेंट करें, जो भी देख रहे हैं सभी कमेंट करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक संख्या में लाइव आए। चलिए मैं अब बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी गुणसूत्रों में असमानता। तो आप लोग याद रखेंगे कि सिंड्रोम के कारण जो है सो गुणसूत्रों में असमानता हो जाती है। सिंड्रोम के कारण क्या होती है, गुणसूत्रों में असमानता हो जाती है। अगला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न, यकृत उपस्थित होता है। यकृत शरीर के किस भाग में कहाँ उपस्थित होता है, इसको आपको पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन में है गर्दन में, दूसरा में सिर में, तीसरा में उदर में, चौथा में वक्ष में। तो जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं किन किन का सही आंसर आ रहा है। बहुत ही अच्छा, उस व्यक्ति का कमेंट आ रहा है एकदम सही जवाब। जिन जिन का ऑप्शन नंबर तीसरा सही आ रहा है उन सभी का आंसर सही है, क्योंकि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा ही होगा। तो मैं बता दूं कि उदर में यानी यकृत जो होता है, उदर का मतलब पेट हो गया, तो पेट में स्थित होता है यकृत। अगला प्रश्न 7वें नंबर का, तो ध्यान रखेंगे साइनोसिस संबंधित है। साइनोसिस किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन में खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा में बंद परिसंचरण तंत्र, तीसरा में है शारीरिक उत्कोचन, चौथा में है कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं किन किन का सही आंसर आ रहा है। फटाफट कमेंट करें तेजी में, इस लाइव सेशन को समाप्ति भी करना रहता है, इसीलिए तेजी में करते हैं। और जल्दी कमेंट करने से आप लोग का होगा क्या, आप लोग का जो प्रश्न बनाने का जो स्पीड होगा वो भी बना रहेगा, क्योंकि परीक्षा में समय नहीं के कारण, समय कम होने के कारण आप लोगों से बहुत सारा प्रश्न छूट भी सकता है। इसीलिए जल्दी से फटाफट देखते ही जो है उसको कमेंट कर देना है। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपको पहला, यानी खुला परिसंचरण तंत्र। तो याद रखेंगे साइनोसिस खुला परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न 8वें नंबर का प्रश्न, युग्मकों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया। युग्मकों की शुद्धता का नियम कौन दिया है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन में है लैमार्क, दूसरा में है डार्विन, तीसरा में मेंडल, चौथा में है ह्यूगो डी ब्रिज। तो जल्दी से कमेंट करेंगे, आ जाइए। जितने भी विद्यार्थी हैं अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं, कृपया आ जाए, सभी को बोल दीजिए कि ये लाइव क्लास प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे आयोजित हो जाती है। जो भी बच्चे अभी तक नहीं आए हैं कृपया आप लोग शेयर करें, उनको बुलाएं, ताकि कम से कम 1.5 घंटे का जो समय सारणी है उनको पूरा किया जाए। साथ ही आप लोग का जो रोमांचक स्थिति रहेगा, आप लोग का जो मोटिवेशनल का काम होगा मेरे द्वारा करते रहेंगे, और आप लोग जैसे ही अधिक संख्या में रहेंगे तो आप लोग को अच्छा भी लगेगा। तो चलिए जल्दी से कमेंट करें। और बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी मेंडल। तो याद रखेंगे युग्मकों की शुद्धता का नियम मेंडल ने प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न 9वें नंबर का, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम जीनोटाइप है। पहला ऑप्शन में है 44A+XXY, दूसरा में है 44A+XO, तीसरा में 45A+XY, चौथा में है 46A+XO। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 44A+XXY। ये होता है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम जीनोटाइप है। तो याद रखेंगे, इस सभी प्रश्न याद करने वाला है। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, प्लेग है। प्लेग क्या है उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन में है विषाणु जनित बीमारी, दूसरा में है कवक जनित बीमारी, तीसरा में है जीवाणु जनित बीमारी, चौथा में है खनिज जनित बीमारी। तो जल्दी से कमेंट करें,
जल्दी कमेंट करें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी जीवाणु जनित बीमारी। अगला प्रश्न 11वें नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान से देखेंगे। करें कि अस्थाई रंगीन धूप चश्मे में होता है। पहला ऑप्शन में है सीरियम ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन में है सीरियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन में है सिल्वर आयोडाइड और चौथा में सिल्वर ब्रोमाइड। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, देखते हैं किन किन का प्रश्नों का आंसर सही आ रहा है। ध्यान से सुनेंगे। आपका ऑप्शन में बोल रहा है कि अस्थाई रंगीन धूप चश्मा में होता है, यानी धूप चश्मा जो बोला जाता है, बनाया जाता है, उसमें क्या होता है। तो जल्दी से कमेंट करें, मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। अगर जिनको होता है वो ठीक है, वो ऑप्शन आंसर दे सकते हैं, अन्यथा आप तुक्का भी लगा सकते हैं या फिर मेरे सही आंसर का इंतजार कर सकते हैं। चूँकि मैं इस सेट में आपको सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को लाया हूँ, ये आपका विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, तो ध्यान रखें। तो चलिए इस तरह से मैं बता दूं, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी सीरियम ऑक्साइड। तो याद रखेंगे कि अस्थाई रंगीन धूप चश्मा में सीरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, अस्थाई रंगीन चश्मा में सीरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न 12वें नंबर का, तो ध्यान से देखेंगे। वाटर गैस हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वाटर गैस हैं, पहला ऑप्शन में है 2H+CO, दूसरा में है 2H+CO2, तीसरा में है H2+CO, चौथा ऑप्शन में है H2+CO। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, देखते हैं किन किन का प्रश्न का आंसर सही आ रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वाटर गैस। जल्दी से बताएंगे। बहुत ही सुंदर जवाब, बहुत विद्यार्थी का आ रहा है ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कि एकदम सही जवाब है। तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। तो याद रखेंगे H2+CO, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सो मिल करके वाटर गैस का निर्माण करवाता है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न, एक से बढ़कर के एक अच्छा से अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सिंदूर हैं, पहला ऑप्शन में है HGS, दूसरा में है HgNH3Cl, तीसरा में है HgCl2, चौथा में है HgNO32। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। मैं देखता हूं कि कौन कौन सा जानते हैं कि सिंदूर जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जिसमें सिंदूर वही माथे में जो लगाया जाता है उसी का ये आपको रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो जल्दी से बताएंगे 13 नंबर का प्रश्न। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी HGS। तो याद रखेंगे HGS ही सिंदूर होता है। समझ गए आप लोग, HGS को ही क्या बोलते हैं, सिंदूर बोलते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न, तो याद रखेंगे। पाउलिंग विद्युत ऋणात्मक स्केल में फ्लोरीन के बाद रखा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करेक्ट कि पाउलिंग विद्युत ऋणात्मक स्केल में फ्लोरीन के बाद कौन सा किसे रखा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है नाइट्रोजन, दूसरा में है ऑक्सीजन, तीसरा में है क्लोरीन, चौथा में है ब्रोमीन। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, मैं देखता हूं किन किन का इस प्रश्न का सही आंसर आ रहा है। जल्दी कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। चलिए इस तरह से मैं बता दूं कि जो 14 नंबर ऑप्शन है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो याद रखेंगे, यानी फॉलिंग विद्युत ऋणात्मक स्केल में फ्लोरीन के बाद जो है सो ऑक्सीजन को रखा जाता है। अगला प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे। करेक्ट कि एक गैस का वाष्प घनत्व 11.2 है, ATP पर 1 G गैस का आयतन क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको बनाने वाला प्रश्न है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए मैं डायरेक्ट इस प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी 1 लीटर। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न। सही क्रम क्या है, V वेक्टर बराबर R वेक्टर गुना ओमेगा वेक्टर F वेक्टर, ये जो ऊपर में 3 का चिन्ह है उसको वेक्टर बोलते हैं, A वेक्टर, N V वेक्टर, ओमेगा R वेक्टर, और लास्ट में है W वेक्टर F DS। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर।
चलिए मैं बता दूं, ये प्रश्न आपको काफ़ी लेवल का प्रश्न है, तो याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो है पहला ऑप्शन सही होगा। वैसे ये प्रश्न आपके लिए नहीं है। अगला प्रश्न 17 नंबर का प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रथम तेल कुआं उपस्थित हैं। प्रथम तेल कुआं उपस्थित है कहाँ पे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन में है पेनसिल्वेनिया में, दूसरा में है ड्रमलिन में, तीसरा में है इनसेलबर्ग में, चौथा में है गया में। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। चलिए फटाफट कमेंट करें, देखते हैं किन किन को प्रश्न का सही आंसर आ रहा है। चलिए आप लोग को इस प्रश्न का आंसर नहीं मालूम है तो याद कर लें। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी पेनसिल्वेनिया। तो याद रखेंगे कि प्रथम तेल कुआं जो है सो पेनसिल्वेनिया में उपस्थित हुआ था। अगला प्रश्न है डायमंड रिंग संबंधित है। डायमंड रिंग संबंधित है, पहला ऑप्शन है सूर्य से, दूसरा में है सोना से, तीसरा में गहने से, चौथा में है उंगली से। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। सिर्फ आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। जल्दी से फटाफट का आंसर करेंगे ताकि कम से कम समय में इस प्रश्न सेट को समाप्त किया जाए। आपको मैं बता दूं कि इस प्रश्न पत्र में आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि सभी प्रश्न अनोखा प्रश्न होगा, अच्छा प्रश्न होगा। तो याद रखेंगे इसी तरह का जो प्रश्न होता है वो अधिकतर पूछा जाता है, काफ़ी हट के प्रश्न पूछा जाता है, तो कुछ ज़्यादा जानकारी भी रखना जरूरी है, इसीलिए जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी डायमंड रिंग बोला जाता है सूर्य से संबंधित है। डायमंड रिंग जो है सो एक शब्द है जो किससे संबंधित है, सूर्य से संबंधित है। अगला प्रश्न लैंप कालिक में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। लैंप का जो कालिक होता है, जिस लैंप में हम लोग यूज करते थे पहले ज़माने में पढ़ते थे, तो लैंप कालिक में बोला है कि कार्बन का मात्रा कितना होता है। जी 19 नंबर का प्रश्न है। पहला ऑप्शन में है 90 से 95%, दूसरा में 80 से 90%, तीसरा में 98 से 99% और चौथा में है 25%। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। बिल्कुल जल्दी, चलिए मैं बता देता हूँ इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। तो याद रखेंगे कि लैंप कालिक में 98 से 99% जो है सो उसमें कालिक होता है, यानी कार्बन होता है। अगला प्रश्न 20वें नंबर का, जैव ऊर्जा का प्रथम स्रोत हैं। पहला ऑप्शन में है सूरज, दूसरा में है जंतु, तीसरा में हरे पौधा, चौथा में है क्लोरोफिल रहित पौधे। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। जैव ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से फटाफट कमेंट करें। प्राथमिक स्रोत क्या है जैव ऊर्जा का, यानी जीव को जो ऊर्जा मिलता है वो कहाँ से मिलता है। तो इसका पहला प्रश्न होगा, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी सूर्य से। अगला प्रश्न 21 नंबर का, तो ध्यान से देखेंगे। एक धातु क्लोराइड का सूत्र MCl3 है। यदि एक धातु का परमाणु द्रव्यमान 120 हो तो इसकी तुल्यांकी भार ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए तुल्यांकी भार पूछा है, तो तुल्यांकी भार बराबर होता है, यानी धातु का परमाणु द्रव्यमान बट्टे जो है सो क्या होता है 3 होता है। यहाँ पे इसका जो परमाणु संख्या जो है उससे भाग देना है, तो 3 है तो 3 से भाग देंगे, तो इस तरह से क्या आ जाएगा आपको, पहला ऑप्शन है 40 आ जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर का, देखिए Cl2O7 है, क्या है, उभयधर्मी है या अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, क्या है, जल्दी से बताएंगे। आपको थोड़ा सा प्रश्न कठिन लग सकता है, क्योंकि साइंस का सभी प्रश्न है, साइंस का प्रश्न अधिक हार्ड से प्रश्न होता है। फिर आपको जैसे ही 35 प्रश्न गुजार जाते हैं तो इसके बाद आपको अच्छा प्रश्न और भी अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि सामाजिक विज्ञान से होगा। इसमें आपको सभी तरह का प्रश्नों का संगम है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, यानी 22वें नंबर का, वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो याद रखेंगे कि Cl2O7 जो है सो अम्लीय होता है। अगला प्रश्न ये देखिए, ये दिया है आपके सामने ये दिया है 2S2 + O2
डैश Pt/S2O3 2SO3 ऊपर दी गई क्रिया में AS2O3 कार्य करता है। कैसा कार्य करता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन में धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक विष, चौथा में है उत्तेजक। तो जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं किन किन का सही आ रहा है। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। तो याद रखेंगे कि उत्प्रेरक विष इस प्रश्न का सही आंसर होगा। साइंस का प्रश्न आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, इसलिए धैर्य बना करके रहेंगे। देखिए किसी गैस के 3.01 गुना 10⁻23 अणुओं की मात्रा NTP पर 35.5 ग्राम है, गैस का अनुभार होगा। जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। पहला में है 7, दूसरा में 71, तीसरा में 35.5, चौथा में है 4। जल्दी से कमेंट करें। चलिए इस प्रश्न का ऑप्शन होगा यानी ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 71। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न करा कि निम्न में से अम्लरोधक कौन है? अम्लरोधक कौन है? पहला में है फॉर्मिक एसिड, दूसरा में है एसिटिक एसिड, तीसरा में है लैक्टिक एसिड, चौथा में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। अम्लरोधक कौन सा है? अम्लरोधक जल्दी से बताएंगे। अम्लरोधक कौन सा है? पहला में फॉर्मिक एसिड, दूसरा में एसिटिक एसिड, तीसरा में है लैक्टिक एसिड, चौथा में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जल्दी से करें कमेंट। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो ये आंसर होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि अम्लरोधक हैं। तो याद रखेंगे अम्लरोधक जो है सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। अगला प्रश्न करें कि चलिए 26वां प्रश्न करें कि ऐसे यौगिक चुनिए जिसमें सभी 3 बंधन अर्थात विद्युत संयोजन बंध, सहसंयोजी बंध तथा उप संयोजी बंध उपस्थित होते हैं। तो पहला ऑप्शन में है SO2, दूसरा में SO3, तीसरा में है QH, चौथा में है NH4Cl। करें फटाफट कमेंट करें, देखते हैं किन किन का सही आ रहा है। चलिए 26 नंबर का प्रश्न का इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न 27 नंबर का प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान से सुने। चलिए मैं बता दूं, पहला ये है आपका 27 नंबर और इसमें दिया है कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है, यानी हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पे काम करती है। पहला ऑप्शन में नाभिकीय विखंडन, दूसरा में नाभिकीय संलयन, तीसरा में नाभिकीय विस्फोटन, चौथा में श्रृंखला अभिक्रिया। तो चलिए जल्दी से चलिए 28वां प्रश्न है करा कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। ऑप्शन नंबर पहला में है स्पायरोगायरा, दूसरा में है विषाणु, तीसरा में है पैरामीशियम और चौथा में है हाइड्रा। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। 28वां नंबर प्रश्न जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान से सुनेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है स्पायरोगायरा, दूसरा में विषाणु, तीसरा में है पैरामीशियम, चौथा में है हाइड्रा। तो जल्दी इस प्रश्न का कमेंट करें। 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको इस प्रश्न का आंसर देने के लिए। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा पैरामीशियम। तो ध्यान रखेंगे पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न है हार्मोन स्रावित होता है। पहला ऑप्शन में है प्लीहा में, दूसरा में है पित्ताशय में, तीसरा में है नालिका विहीन ग्रंथि में, चौथा में है वृक्क में। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, देखते हैं किन किन का जवाब सही आ रहा है।
अब आपको सभी प्रश्न अच्छा प्रश्न देखने को मिलेगा, एक पे एक अच्छा से अच्छा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 29 नंबर का प्रश्न का आंसर दें। चलिए जल्दी से करें, कमेंट करें, फास्ट में करें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है उसका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे, हार्मोन स्रावित होता है नलिका विहीन ग्रंथिया में। अगला प्रश्न, रुधिर का थक्का बनने वाला रुधिर कणिका का नाम क्या है? रुधिर कणिका का थक्का बनाने वाला रुधिर कणिका का नाम क्या है? पहला ऑप्शन में है श्वेत रुधिर कणिका, दूसरा में है लाल रुधिर कणिका, तीसरा में है प्लेटलेट्स, चौथा में है प्लाज्मा। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, जल्दी से फटाफट कमेंट करें। जो भी विद्यार्थी नहीं आए कृपया लाइव जुड़ जाए, चूंकि 100 प्रश्न आपके सामने होगा, वो भी साइंस के प्रश्न होगा, सारा मिश्रित रूप से प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान से सुनेंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करें। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी प्लेटलेट्स। तो ध्यान रखेंगे कि रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम जो है सो प्लेटलेट्स है। अगला प्रश्न, लाल रुधिर कणिका का अधिकतम जीवन काल क्या होता है? लाल रुधिर को कणिका यानी RBC, रेड ब्लड सेल। तो ध्यान रखेंगे, तो ये होता है आपका, जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये होगा यानी दूसरा यानी 127 दिन। तो याद रखेंगे, यानी 127 वैसे 130 दिन का होता है, यानी उसको आप बोल सकते हैं 4 महीना बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, सबसे छोटे RBC वाला स्तनधारी हैं। पहला ऑप्शन में है चूहा, दूसरा में कस्तूरी मृग, तीसरा में है चूहा, चौथा में है ऊंट। यहाँ पे पहला ऑप्शन में ऊंट था और यहाँ पे चौथा में हाथी है। तो जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं किन किन का सही आंसर आ रहा है। कह कि सबसे छोटे RBC वाले स्तनधारी कौन है? जल्दी से कमेंट करें, देखते हैं। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी चूहा। तो ध्यान रखेंगे, चूहा एक स्तनधारी होता है। अगला प्रश्न 33 नंबर का, प्याज आलू अदरक क्या है? जड़ है, रूपांतरित तना है, स्थानिक जड़ें हैं, सल्क पत्र है। जल्दी से कमेंट करें, 33 नंबर। चलिए मैं बता दूं, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी रूपांतरित तना। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 34 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की? किस वैज्ञानिक ने? पहला ऑप्शन में है लैंडस्टीन, दूसरा में है जेनिंगसन, तीसरा में है पैटिन एवं मार्क्स, चौथा में है कार्ल मार्क्स। तो जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करें, 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा, फटाफट कमेंट करें। तो मैं बता दूं कि इस जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी रुधिर कणिका का जो खोज किया है, मानव का रुधिर वर्ग का खोज जो है सो लैंडस्टीनर ने किया है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न, वह परमाणु जिसमें सभी तीनों मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन विद्यमान नहीं है वो कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन देखिए, इसका पहला ऑप्शन में है ऐसा कोई परमाणु नहीं, दूसरा में हीलियम, तीसरा में ड्यूटेरियम, चौथा में है हाइड्रोजन। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। यह प्रश्न आपका 35 नंबर का प्रश्न है, तो फटाफट कमेंट करें, देखते हैं किन किन का सही आंसर आ रहा है। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी हाइड्रोजन। तो ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन विद्यमान नहीं होता है। अगला प्रश्न, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितना है? ध्यान रखेंगे, एवरेस्ट शिखर यानी विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन में 4811, दूसरा में 8848, तीसरा में है 8481, चौथा में है 8172। तो जल्दी से कमेंट करें।
फटाफट कमेंट करें। जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं आया कृपया आ जाए। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है उसका ये होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 8848 मीटर। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल किस योजना किस नदी पे है? पहला ऑप्शन में कावेरी, दूसरा पे है पहला में कृष्णा, दूसरा में कावेरी, तीसरा में महानदी, चौथा में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? चलिए मैं बता दूं, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी महानदी। तो ध्यान रखेंगे कि भाखड़ा नांगल बांध, सॉरी भाखड़ा नांगल बांध जो है भाखड़ा नांगल बांध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है यहाँ पे दिया है, आप लोग कमेंट करेंगे। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है। देखते हैं आप इन प्रश्न का सही आंसर खोज करके बताएंगे। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कैसा है? कितने नंबर पे भारत है? पहला ऑप्शन में प्रथम, दूसरा में द्वितीय, तीसरा में पांचवा, चौथा में चतुर्थ। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका पहला ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी द्वितीय नंबर पे है। तो ध्यान रखेंगे कि दूसरा नंबर पे भारत है और पहले नंबर पे चीन है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न जो है सो 39 नंबर का होगा, तो ध्यान से देखेंगे। उनचालीस नंबर का प्रश्न है कह कि पश्चिमी बंगाल की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन में कोलकाता, दूसरा में मुंबई, तीसरा में जयपुर, चौथा में रांची। तो जल्दी से करें पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न, खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, खरीफ की फसल कब बोई जाती है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से कमेंट करें। पहला ऑप्शन में सितंबर, दूसरा में जून या जुलाई, तीसरा में अगस्त या सितंबर, चौथा में है जनवरी या फरवरी। जल्दी से कमेंट करेंगे, देखते हैं किन किन का सही आ रहा है, फटाफट कमेंट करें। बहुत अच्छा, जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी जून या जून जुलाई। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तापमान मापने की जो इकाई है क्या होता है? पहला में मिलीबार, दूसरा में घन मीटर, तीसरा में सेल्सियस, चौथा में सेंटीमीटर। तो जल्दी से बिना देखे हुए इस प्रश्न का आंसर करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सेल्सियस। अगला प्रश्न, सूती वस्त्र उत्पादन करने वाले दो प्रमुख केंद्र कौन कौन सा है? पहला में है मुंबई और चेन्नई, दूसरा में है मुंबई और अहमदाबाद, तीसरा में है वाराणसी और कानपुर, चौथा में है जम्मू एंड कश्मीर। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, देखते हैं किन किन का सही आ रहा है आंसर। 42 का, जल्दी से कमेंट करें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी मुंबई और इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से सुनेंगे। संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा में महात्मा गांधी, चौथा में है लाल बहादुर शास्त्री। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? पहला ऑप्शन में शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा में संपत्ति का अधिकार, तीसरा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा में है स्वतंत्रता का अधिकार। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी संपत्ति का अधिकार। ध्यान रखेंगे, संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहला ऑप्शन में है
5 वर्ष, दूसरा में 6 वर्ष, तीसरा में 3 वर्ष, चौथा में 4 वर्ष। जल्दी कमेंट करें, फटाफट कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए मैं बता दूं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। वहीं पे अगर लोकसभा बोलता है तो 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। पहला ऑप्शन में प्रधानमंत्री, दूसरा में राष्ट्रपति, तीसरा में भारत का मुख्य न्यायाधीश, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से फटाफट कमेंट करें। मैं जल्दी से आपको कम ही समय में इस सेशन को रिवाइज करवा दूंगा। तो चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है उसका होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, एशिया में एकमात्र विकसित देश कौन सा है? पहला में जापान, दूसरा में भारत, तीसरा में पाकिस्तान, चौथा में चीन। जल्दी से कमेंट करें। चलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी जापान होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। चलिए 48वां प्रश्न, ईसाई मसीह का जन्म स्थल कहाँ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन में बेथलेहम में, दूसरा में है स्पेंटाइन में यानी सीरिया जगह है, तीसरा ऑप्शन में है हड़प्पी में, चौथा में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें फटाफट। ईसा मसीह का जन्म स्थल कहाँ है? आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से कमेंट करें। आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय मिलेगा। कम से कम समय में इस टेस्ट को जो है खत्म करना है। तो मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर पहला यानी बेथलेहम। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 49वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। मगध पर शासन करने वाला प्राचीनतम ज्ञात राजवंश है। मगध पर शासन करने वाला प्राचीनतम ज्ञात राजवंश है। पहला में है हर्यक वंश, दूसरा में है मौर्य वंश, तीसरा में है बृहद्रथ, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी बृहद्रथ। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 50वें नंबर का होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न, यानी कहाँ थी इसके बारे में पूछ रहा है कि बिंबिसार के समय मगध का राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन नंबर पहला में तक्षशिला, दूसरा में है पाटलिपुत्र, तीसरा में है राजगिरी, चौथा में है नालंदा। तो जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी राजगिरी। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 51 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। बिंबिसार का राजवैद्य कौन सा था? पहला में है चरक, दूसरा में धनवंतरी, तीसरा में है जीवक, चौथा में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें। बिंबिसार का राजवैद्य कौन सा था? चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी जीवक। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 52 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। किस मगध शासक ने रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक नवीनतम हथियार का प्रयोग युद्ध में किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में पहला में है बिंबिसार, दूसरा में है अजातशत्रु, तीसरा में है जरासंध, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी अजातशत्रु। तो ध्यान रखेंगे अजातशत्रु ने ही रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक नवीनतम हथियार का जो है प्रयोग युद्ध में किया था। अगला प्रश्न 53 नंबर का। किस मगध शासक ने अपनी राजधानी
राजगीर से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। चलिए अब मैं बता दूं, आपका समय समाप्त हुआ और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी उदयन। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 54 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। कराची सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन में है नंद वंश का, दूसरा में मौर्य वंश का, तीसरा में शुंग वंश का, चौथा में कन्नव वंश का। तो जल्दी से फटाफट आंसर करें। जल्दी से कमेंट करें, कम से कम समय में कमेंट करें। बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करें। तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी नंद वंश। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 55 नंबर का। भारत पर चढ़ाई करने वाला प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था? भारत पर चढ़ाई करने वाला प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था? जल्दी से कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन में है मध्य एशिया के शक, दूसरा में यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर, तीसरा में फारस का साइरस, चौथा में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी फारस का साइरस। अगला प्रश्न 56 नंबर का। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन में 258 ईसा पूर्व में, दूसरा में 225 ईसा पूर्व में, तीसरा में 325 ईसा पूर्व में, चौथा में 326 ईसा पूर्व में। जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए मैं बता दूं कि आपका समय समाप्त हुआ और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर जो है सो आक्रमण किया था। अगला प्रश्न 57 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने एवं आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने पर एवं आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए इसका ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन में दिया है झेलम, दूसरा में सिंधु, तीसरा में ब्यास, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी ब्यास। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 58 नंबर से, तो ध्यान से सुनेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की? बहुत ही अच्छा प्रश्न। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन में सर सैयद अहमद खान, दूसरा में मोहम्मद इकबाल, तीसरा में मोहम्मद अली, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी सर सैयद अहमद खान। बहुत ही अच्छा प्रश्न यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न होगा 59 नंबर का। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? पहला ऑप्शन में है बिरसा, दूसरा में कान्हू, तीसरा में तिलक माझी, चौथा में सिंधु। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। बिल्कुल सभी सही जवाब जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं पहला ऑप्शन, उन सभी का आंसर सही है। चूंकि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी बिरसा। तो ध्यान रखेंगे कि बिरसा मुंडा ही मुंडा विद्रोह का नेता था। अगला प्रश्न 60 नंबर का। बहावी आंदोलन का संबंध था? पहला ऑप्शन में सैयद अहमद खान द्वारा चलाए गए धार्मिक आंदोलन, दूसरा में सैयद अहमद बरेलवी
द्वारा चलाया गया धर्म सुधार आंदोलन। तीसरा में अली बंधुओं द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध में चलाया गया राजनीतिक आंदोलन। चौथा में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही आंसर होगा। तो ध्यान रखें इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न 61 नंबर का। चलिए, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर पहला में है रामदास, दूसरा में है गुरु नानक, तीसरा में राम सिंह, चौथा में है गुरु गोविंद सिंह। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी राम सिंह होगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 62 नंबर का। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहला ऑप्शन में महात्मा गांधी, दूसरा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा में विनोबा भावे, चौथा में जयप्रकाश नारायण। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करेंगे कि ठीक है सर, इस तरह का वीडियो प्रत्येक दिन आप बनाएंगे तो मैं इसको जो है सो काफी ज्यादा संख्या में प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे इसी के थ्रू जो है सो आपको लाइव क्लास पढ़ाऊंगा। तो ध्यान रखेंगे, कमेंट करना ना भूलें। चलिए बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे का कमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर पहला उन सभी का सही है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला यानी महात्मा गांधी। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 63 नंबर का। तो ध्यान रखेंगे, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? अगला प्रश्न है 63वें नंबर का प्रश्न। तो ध्यान से सुनेंगे। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर पहला में हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरा में है दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, 3 में है राजाओं का विशेषाधिकार, 4 में है द्वैध शासन पर विचार। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। 63 नंबर का प्रश्न है जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए आपको 10 सेकंड का समय देंगे इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 64वें नंबर का प्रश्न। तो ध्यान से सुनेंगे। बारदोली आंदोलन 1928 का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर पहला में सरदार पटेल, दूसरा में महात्मा गांधी, तीसरा में विठल भाई जी पटेल, चौथा में महादेव देसाई। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। देखते हैं किन किन का प्रश्न का आंसर सही आ रहा है। जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक कर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न है 61 नंबर का। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न। 65 नंबर का प्रश्न है जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान से सुनेंगे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर पहला में है सिंधु कान्हू, दूसरा में है भैरव चांद, तीसरा में ए और दो दोनों और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, कम समय में कमेंट करें। तो इस तरह से मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी सिंधु कान्हू। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 66 नंबर का होगा। तो ध्यान से सुने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही सुंदर प्रश्न 66 नंबर का। तो ध्यान से सुनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन है या कौन थी?
चलिए ऑप्शन नंबर पहला में है एनी बेसेंट, दूसरा में सुचित्रा कृपलानी, तीसरा में राजकुमार अमृता कौर, चौथा में है एनी बेसेंट। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। चलिए मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा एनी बेसेंट होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 67 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन था? देखिए पहला ऑप्शन में है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा में है बदरुद्दीन तैयब, तीसरा में है सर सैयद अहमद खान, चौथा में अब्दुल कलाम आजाद। तो जल्दी से कमेंट करें। जल्दी जल्दी कमेंट करें, आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। चलिए इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बदरुद्दीन तैयब। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 68 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे कि मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। और किस जगह का बात कर रहा है आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन में तेलंगाना, दूसरा में है मालाबार तट, तीसरा में मराठवाड़ा और चौथा में है बिदर। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। फटाफट कमेंट करें। जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी लाइक करें, शेयर करें और कम से कम समय में क्वेश्चन का कमेंट करें। तो चलिए इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी मालाबार तट होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न, किसने घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? पहला ऑप्शन में है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा में है महात्मा गांधी, तीसरा में बाल गंगाधर तिलक, चौथा में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। चलिए मैं बता दूं, जल्दी से कमेंट कर, फटाफट कमेंट करें। 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा। चलिए इस तरह से मैं बता दूं, आपका समय समाप्त हुआ और इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा जो है सो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो ध्यान रहे। अगला प्रश्न 70 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। बंगाल का विभाजन हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन में 15 अगस्त 1905, दूसरा में 15 सितंबर 1905, तीसरा में 16 अक्टूबर 1905, चौथा में 15 नवंबर 1905। जल्दी से कमेंट करें। चलिए फटाफट कमेंट करें, जल्दी से कम समय में कमेंट करें। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 16 अक्टूबर 1905, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न 71 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। गद्दार पार्टी का स्थापना हुई थी। गद्दार पार्टी का स्थापना कितने ईस्वी में हुई थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो पहला ऑप्शन में है 1913 ईस्वी में, दूसरा में 1907 में, तीसरा में 1917 में और चौथा में 1920 में। तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 1913। तो ध्यान रखेंगे कि गद्दार पार्टी का स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 72 नंबर का, गद्दार पार्टी का नेता कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। मैंने अभी आपको आंसर बता दिया था। तो जल्दी से कमेंट करें। आप लोग बिना देखे हुए कमेंट करें फास्ट में। पहला ऑप्शन में भगत सिंह, दूसरा में लाला हरदयाल, तीसरा में बाल गंगाधर तिलक, चौथा में बी.डी. सावरकर। जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। बहुत ही सुंदर जवाब। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी लाला हरदयाल। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 73 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, यानी किस जेल में कैद किया गया था या कहाँ पे कैद किया गया था, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। पहला ऑप्शन में है यरबदा जेल में, दूसरा में है नैनी जेल में, तीसरा में है अहमदनगर के किले में, चौथा ऑप्शन है
आगा खां पैलेस में। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी आगा खां पैलेस, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न था, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न होगा 74 नंबर से, तो ध्यान रखेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए 74 नंबर का प्रश्न, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर पहला में लक्ष्मीबाई, दूसरा में तात्या टोपे, तीसरा में वीर कुंवर सिंह, चौथा में है नाना साहेब। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। 74 नंबर का प्रश्न जो कि आपके समक्ष है, काफी अच्छा प्रश्नों का ये श्रृंखला। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर आपको चौथा। तो ध्यान रखेंगे कि कानपुर में जो है सो विद्रोहियों का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है 75 नंबर का। तो पहला ऑप्शन में है लक्ष्मीबाई, दूसरा में तात्या टोपे, तीसरा में वीर कुंवर सिंह और चौथा में नाना साहेब। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी वीर कुंवर सिंह। 75 का जो है आपको इस प्रश्न का सही आंसर होगा तीसरा यानी वीर कुंवर सिंह, जो कि काफी अच्छा प्रश्न था। तो ध्यान रखेंगे कि बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व जो है सो वीर कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न होगा 76 नंबर का, झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तो सभी को याद होना चाहिए। झांसी में पहला ऑप्शन में है लक्ष्मीबाई, दूसरा में तात्या टोपे, तीसरा में वीर कुंवर सिंह, चौथा में नाना साहेब। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। चलिए बहुत अच्छा, बहुत आदमी का आ रहा है आंसर ऑप्शन नंबर पहला। तो याद रखें कि सही बात है कि झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई, यानी इसीलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। तो याद रखेंगे 76 का पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 77 नंबर का, अवध में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? अवध में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? पहला में है लक्ष्मीबाई, दूसरा में तात्या टोपे, तीसरा में बेगम हजरत महल, चौथा में कुंवर सिंह। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करेंगे। चलिए इस तरह से आपका समझ प्राप्त हो। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी बेगम हजरत महल होगा। अगला प्रश्न 78 नंबर का, 1857 ईस्वी में विद्रोह के विफल होने का कारण सर्वप्रथम क्या था? तो ध्यान से सुने। पहला ऑप्शन है साधनों की कमी, दूसरा में है नेताओं में संगठन एवं एकता का अभाव, तीसरा में है जनता का सहयोग नहीं, चौथा में है सभी राजाओं का सहयोग नहीं। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। चलिए इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी नेताओं में संगठन और एकता का अभाव। उसी के कारण जो है 1857 ईस्वी का विद्रोह विफल हो गया। अगला प्रश्न 79, 1857 ईस्वी का विद्रोह किस प्रकार का था? पहला में है सामंती विद्रोह, दूसरा में राजाओं का विद्रोह, तीसरा में सामूहिक विद्रोह, चौथा में है धार्मिक विद्रोह। तो जल्दी से प्रश्न का कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत ही सुंदर जवाब। जो भी इस प्रश्न का ऑप्शन सही तीसरा माना है उन सभी का आंसर सही है, यानी 1857 ईस्वी का विद्रोह का जो
था वो था सामूहिक प्रयास, सभी के द्वारा प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न 80 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। विद्रोह के बाद विद्रोही कैसा व्यवस्था चाहते थे? बहुत ही सुंदर प्रश्न। ऑप्शन नंबर पहला में है प्रजातंत्र, दूसरा में है गणतंत्र, तीसरा में है सामंतवादी, चौथा में मुगलों के राज की पुनर्स्थापना। जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट कमेंट करें, कम समय में कमेंट करें। तो इस तरह से मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर चौथा, यानी मुगलों के राज्य की पुनर्स्थापना। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 81 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? तो पहला ऑप्शन में है 1856 में, दूसरा में 1857 में, तीसरा में 1858 में, चौथा में है 1859 ईस्वी में। चलिए जल्दी से कमेंट करें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 1858। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 82 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। ब्रिटिश संसद का शासन भारत पर कब से प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन में 1858 ईस्वी, दूसरा में 1857 ईस्वी, तीसरा में 1860, चौथा में 1990। जल्दी से कमेंट करेंगे। आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा, शेष और 18 प्रश्न है, तो ध्यान से बने रहें, अंतिम तक देखें। चलिए इस ऑप्शन मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 1858। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 83 नंबर का, भारत का पहला वायसराय कौन था? जल्दी से कमेंट करेंगे, सभी को याद होगा। पहला ऑप्शन में है बेंटिंग, दूसरा में डलहौजी, तीसरा में कैनिंग, चौथा में डफरिन। तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कैनिंग। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय सिविल सर्विस अधिनियम कब बनाया गया? पहला ऑप्शन में है 1857, दूसरा है 1861, तीसरा है 1856, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए अब मैं बता दूं कि आपका समय समाप्त हुआ और इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 1861 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विस अधिनियम बनाया गया। अगला प्रश्न 85 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। भारत में रेल सेवा का प्रारंभ कितना में हुआ था? अगला प्रश्न है, भारत में रेल सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 1753, 1857, 1900, 1853। जल्दी से कमेंट करेंगे। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी 1853। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 86 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। सती प्रथा को किसने समाप्त किया? पहला ऑप्शन में है विलियम बेंटिंग, दूसरा में डलहौजी, तीसरा में कैनिंग, चौथा में डफरिन। तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी विलियम बेंटिंग। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न, दास प्रथा का अंत कब हुआ? दास प्रथा का अंत कब हुआ? पहला ऑप्शन में 1863, दूसरा में 1889, तीसरा में 1843, चौथा में 1789। जल्दी से कमेंट करेंगे। दास प्रथा का अंत कब हुआ? चलिए इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 1843। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 88 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। भारत में नील और चाय उद्योग पर किनका नियंत्रण था?
पहला ऑप्शन में है सरकार का, दूसरा में है भारत के उद्योगपतियों का, अगला में है ब्रिटेन के पूंजीपतियों का, चौथा में है जर्मनी का। तो जल्दी से स्पष्ट का कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ब्रिटेन का। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 89 नंबर तो ध्यान से सुनेंगे। 89 नंबर का प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन में है 1901 में, दूसरा में 1902 में, तीसरा में 1903 में, चौथा में 1907 में। जल्दी से कमेंट करें। चलिए इस तरह से आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न 90 नंबर का तो ध्यान से सुनेंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय ने किया? ध्यान से सुनेंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय ने किया? पहला में है रिपन, दूसरा में है डलहौजी, तीसरा में है कैनिंग, चौथा में कर्जन। जल्दी से कमेंट करेंगे, फास्ट में कमेंट करेंगे, फास्ट में, काफी फास्ट, फटाफट कमेंट करें। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर पहला, यानी लॉर्ड रिपन। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 91 नंबर का तो ध्यान से सुनेंगे। विलियम बेंटिंग कैसा शासक था? पहला में है उदारवादी, दूसरा में निरंकुश, तीसरा में दुष्ट, चौथा में परंपरावादी। जल्दी से कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी उदारवादी। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न सुएज नाड़ के बन जाने से क्या हुआ? पहला ऑप्शन में है ब्रिटेन और अमेरिका निकट आ गया, दूसरा में ब्रिटेन से भारत दूर घट गई, तीसरा में इंग्लैंड और फ्रांसीसी निकट आ गया, चौथा में भारत ऑस्ट्रेलिया निकट आ गया। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न किसान भूमि में सुधार क्यों नहीं कर सकता है? पहला ऑप्शन में है पूंजी की कमी, किसान मूर्ख थे, किसान बेकार थे, किसानों की इच्छा नहीं थी। जल्दी से कमेंट करें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर पहला, यानी किसान के पास पूंजी की कमी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 94 नंबर का भारत के किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन में है महाराष्ट्र, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा में उत्तर प्रदेश, तीसरा में मध्य प्रदेश, चौथा में गुजरात। तो जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन में महाराष्ट्र, दूसरा में उत्तर प्रदेश, तीसरा में मध्य प्रदेश, चौथा में है गुजरात। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका होगा, ध्यान रखेंगे, इसका होगा आपको आप लोग जो है इस प्रश्न का आंसर देंगे। इन प्रश्नों का आंसर मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मुर्गियों की खतरनाक बीमारी होती है, यानी मुर्गियों में कौन सी ऐसी खतरनाक बीमारी है जो होती है? पहला ऑप्शन में रानीखेत, दूसरा में चेचक, तीसरा में फ्लोरम, तीसरा में कॉर्क्सीडियोसिस। तो जल्दी से स्पष्ट का आंसर करें। चलिए मैं बता दूं, जल्दी से फास्ट में करें,
समय कम है, ज़्यादा समय नहीं लेना है। बहुत ही बढ़िया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन में पहला यानी रानीखेत। अगला प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन में खनिज तेल से, दूसरा में खाद्यान्न उद्यान से, तीसरा में झींगा उत्पादन से, चौथा में मत्स्य उत्पादन से। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। काफ़ी अच्छा प्रश्नों का ये संग्रह आपको देखने को मिल रहा है, अंत तक देखेंगे। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर चौथा यानी मत्स्य उत्पादन। तो ध्यान रखेंगे नीली क्रांति जो है सो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, शंख किससे बनता है? पहला में सीपी से, दूसरा में पिंक टेडा से, तीसरा में टर्बोनेला से, चौथा में घोंघा से। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करें। कल भी इस प्रश्न को मैंने बताया था लाइव क्लास के माध्यम से, तो आप लोग इस प्रश्न का भी कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से फटाफट कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करें। शंख किससे बनता है? जल्दी से कमेंट करें, मैं आपको समय देता हूं। फटाफट कमेंट करेंगे। शंख किससे बनता है? जल्दी से करें। चलिए बहुत बढ़िया। जो भी इस प्रश्न का आंसर लगाया है पिंक टेडा उन सभी का सही है। वैसे देख लेना इस प्रश्न का आंसर होगा, लगता है टर्बोनेला होगा। अगला प्रश्न 98 नंबर का, भारत में सर्वाधिक भेड़ किस राज्य में पाया जाता है? आपको ये 98 नंबर का क्वेश्चन, इसके बाद हो गया 99 नंबर का क्वेश्चन, 99 और लास्ट 100 नंबर का क्वेश्चन। ये 3 प्रश्न आपको होमवर्क में दिया गया है। ध्यान रखें इस प्रश्नों का आपको जो है सो कमेंट करना है। मैं आपको समय दे देता हूँ यानी 98 नंबर, 99 नंबर और 100 नंबर 3 प्रश्न जो है सो होमवर्क में दिया हूँ। इसका कमेंट करें आप लोग, ठीक है। चलिए मैं आपको कमेंट करने का भी समय दे रहा हूँ, 2 मिनट का समय देता हूँ 3 प्रश्नों को बनाने के लिए। जल्दी से कमेंट करेंगे। सभी को गुड नाइट ऑल, लव यू, गुड नाइट। बहुत बढ़िया। जल्दी से कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। शुभ संध्या सभी को। चलिए जल्दी करें, फटाफट करें, समय बहुत हो चुका है। अब इसी के साथ हम लोग अगले दिन प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे मिलेंगे इसी लाइव क्लास में। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।